साम्राज्यों का ह्रास या पतन चर्बी युक्त कारतूसों से नहीं होते, इसमें पर्याप्त कारण संचित होते हैं। यह कथन ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने ब्रिटिश संसद में बोला था और उन्होंने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह न मानकर एक तरीके से राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था और ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटिश सरकार को आगाह किया था कि आपकी कंपनी जो भारत में शासन कर रही है वह उचित तरीके से नहीं कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह महाविद्रोह हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधुनिक भारत के एक नए एपिसोड में। आज के इस क्लास में हम समझेंगे 1857 के महा आंदोलन या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसने ब्रिटिश जो कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं उसके शासन का समापन किया और भारत में बहुत से चेंज हुए। वो राजनीतिक स्तर पर चेंज हुए, प्रशासनिक स्तर पर चेंज हुए, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चेंज हुए, सैन्य स्तर पर चेंज हुए और ऐसे बहुत से चेंजेस हुए जिसका अध्ययन हमें करना है और जिनसे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने की उम्मीद है। और फिर ये जानेंगे कि आखिर ये 1857 का महाविप्लव या गदर या आंदोलन क्यों हुआ या विद्रोह क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, यह आंदोलन अपने उद्देश्य को पूर्णतः क्यों नहीं प्राप्त कर पाया और इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पर। साथ ही अध्ययन करेंगे कि आखिर यह जो विद्रोह पंजाब के नीचे और नर्मदा के ऊपर तक स्प्रेड हुआ, फैला, वहां पर किन नेताओं ने लीडरशिप किया और उस आंदोलन को किस प्रकार से दमन किया गया। और फिर कुछ पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं, कुछ पुस्तकें अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई हैं, विदेशी इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई हैं, कुछ इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, सरकारी इतिहासकार के द्वारा लिखी गई, और कुछ फैक्ट्स हैं या कमेंट्स हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब बातों का आज के इस एपिसोड में हम अध्ययन करेंगे। रीडिंग होगी हमारे चैप्टर की 1857 का महाविद्रोह या फिर क्रांति। सबसे पहले जानते हैं कि काजेस क्या थे, क्या काजेस रिस्पॉन्सिबल थे इस रिवोल्ट को करने में या क्यों ये हुआ। तो कोई भी विद्रोह होगा, आंदोलन होगा, उसमें जो कारण होते हैं उसमें राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण ये होंगे। चाहे भारत का आंदोलन हो या कहीं विदेशी धरती पर घटने वाला आंदोलन हो या विद्रोह हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, रसिया की क्रांति हो या स्वतंत्रता संग्राम हो, कहीं भी हो, ये कारण होंगे। तो पहला कारण समझते हैं पॉलिटिकल रीजन या राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में पहला बात ये था कि मुगल बादशाह के साथ बदसलूकी या उनका अपमान, क्योंकि 1526 में मुगल शासन की स्थापना होती है और लगभग 450 वर्षों तक मुगल शासन भारत में रहा और एक तरीके से भारतीय जनता मुगल शासक को या मुगल राजाओं को अपना प्रतिनिधि मानती थी, अपना राजा मानती थी और उनके शासन प्रशासन के अंतर्गत भारतीय जनजीवन संचालित हो रहा था। और जब अंग्रेज या अंग्रेजी कंपनी भारत में आई 1600 ईस्वी में, उसने अपना जो व्यापार है स्प्रेड करना शुरू किया, भारतीय मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया, फूट डालने का काम किया और उनके सामने जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, वैसे तो कई प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के सामने, जिसमें मराठाओं ने सबसे ज्यादा परेशान किया या मराठाओं ने करारी शिकस्त दी अंग्रेजों को, लेकिन पेशवा को उन्होंने समाप्त करके उनको मात्र पेंशन तक सीमित कर दिया।
और अगला शत्रु जो अंग्रेजों के सामने था वो मुगल शासक था। मुगल शासक को भी उन्होंने डिज्यूरे पावर के रूप में रखा। डिज्यूरे पावर के रूप में रखा मीन्स नाम मात्र का शासक रखा। और बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध 1756 के बाद उन्होंने एक तरीके से भारत में जो मुगल शासन था उसको नाम मात्र के शासन के रूप में एस्टेब्लिश किया। बाकी जो रियल पावर थी, डिफेक्टो पावर थी, वह कंपनी के पास थी और कंपनी अपने विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से भारत में शासन कर रही थी। भारत के रेवेन्यू का ट्रांसफर कर रही थी, भारत को गर्दिश में ले जाने की, भारत को तबाह करने की, भारत को क्रिश्चियनिटी में तब्दील करने की जो उनकी एक मंशा थी उस पर वो कायम थे, कार्य कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा आघात या राजनीतिक कारण ये हुआ कि उन्होंने जो डिजूरे पावर के रूप में स्थापित थे मुगल शासक, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद, बहादुर शाह जफर के बाद, बहादुर शाह जफर के बाद, जफर तो उनका उपनाम था, बहादुर शाह द्वितीय के बाद अब कोई भी मुगल जो उत्तराधिकारी होगा, मीन्स मुगल राजा का उत्तराधिकारी होगा, अब वह कोई लाल किले में नहीं रहेगा। लाल किला एक तरीके से उनका गढ़ था, या कह सकते हैं वो उनकी संसद थी, या उनका कार्य संचालन या प्रशासन संचालन का सेंटर था। अनाउंसमेंट हो गई कि नो, अब कोई सक्सीडर नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और बदसुल्की का आलम यह था कि जो मुगल शासक के नाम से सिक्के होते थे, नजराने होते थे, इनको कुछ प्रिविलेज दिए गए थे, उन सारे प्रिविलेजेस को क्या किया, अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और उसके बाद डलहौजी ने व्यवगत की नीति लाई, जिसके तहत उन्होंने ऐसे शासकों या ऐसे राजाओं जिनके पुत्र नहीं होते थे, डलहौजी ने व्यवगत नीति या लैप्स नीति या हड़प की नीति लाई। और इस हड़प की नीति का मेन मकसद ये था कि अगर किसी राजा का जेनेटिक पुत्र नहीं है तो उससे अंग्रेजों की बिना अनुमति के उसे उत्तराधिकारी या राजा नहीं घोषित किया जा सकता था। अब इस हड़प नीति का बेसिकली रीजन ये था कि कुल मिला के भारत के जितने भी राजा हैं, क्षेत्रीय राजा हैं, प्रशासक हैं, उनको समाप्त करना है। और पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर उस समय तो बहुत से क्षेत्र, बांग्लादेश, म्यांमार और ये अफगानिस्तान, सब पार्टी थे इंडिया के, इनको कंक्लूड करना था ब्रिटिश एम्पायर के रूप में। तो इस नीति ने बहुत ज्यादा परेशान किया, और सबसे ज्यादा परेशान किया झांसी की रानी को। और झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को उन्होंने उसका रानी का उत्तराधिकारी नहीं माना। उसके बाद वेलेजली ने सहायक संधि लाई, वेलेजली ने सहायक संधि लाई। और इस सहायक संधि का इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि रेवेन्यू भी जो उन्हीं का होता था, जो सहायक संधि को स्वीकार करता था, सारी खर्चा किसकी, उस शासक की जो सहायक संधि स्वीकार कर रहा है, और उस पर नियंत्रण किसका, अंग्रेजों का। और सबसे ज्यादा तो हद तब हो गई जब अवध का शासक अपने शासन का संचालन बेहतरीन तरीके से कर रहा था, और उनके साम्राज्य या उनके राज्य को इस आधार पर हड़प लिया अंग्रेजों ने कि यहाँ पर कुशासन है, माल फंक्शनिंग हो रही है, बेहतरीन तरीके से गुड गवर्नेंस नहीं स्टेब्लिश है। और अवध का जब विलय किया अंग्रेजों ने, तो भारतीय लोगों को समझ में तो आ गया कि कुछ नहीं है, ना ये सहायक संधि, ना ये व्यवगत नीति, ये सब संधि समझौते, नियम कानून का एकमात्र निहितार्थ या एकमात्र निहित उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से कोई भी शासक भारत में नहीं होगा जो भारतीय होगा या मुस्लिम होगा। टोटलिटी जो शासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वह अंग्रेजों का होगा। तो ये एक राजनीतिक कारण था। और उसके साथ जो भारतीय लोग थे, इनको जो शासन था, प्रशासन था या कंपनी में शासन था, उसमें जो हायर पोजीशन थी उससे उनको बाहर रखा गया। तो ये कुछ मेन पॉलिटिकल रीजन है, लास्ट नहीं है और ना ही अंतिम कारण है, बस इतना पर्याप्त है राजनीतिक कारणों के रूप में समझने के लिए। नेक्स्ट कारण जो बना 1857 की क्रांति को घटित करने के लिए, वो था
सामाजिक एवं धार्मिक कारण। भारतीय समाज की एक यूनिक कैरेक्टर ये रहा है कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में शासन किसी का भी रहा हो, शासक कोई भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो नियम कानून थे वो सामाजिक जो पुरोधा थे या सामाजिक नेता थे, उनके अकॉर्डिंग होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीय सामाजिक ढांचे का तबाह करना प्रारंभ किया, तो उसको तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और उसमें जो सामाजिक बंधन थे, परंपराएं थी, प्रथाएं थी, इन सबको समाप्त करने की कोशिश किया। हालांकि अंग्रेजों का कथन ये था कि हम भारतीय समाज का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन जो परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, ये लोगों के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं और इनसे लोग हटना नहीं चाहते थे। उसी में उन्होंने सामाजिक सुधार के क्रम में 1829 में सती प्रथा को लाया, फिर विधवा पुनर्विवाह 1856 में लाया। इन सबसे लगा कि ये जो अंग्रेज है ना, वो भारत के राजनीतिक व्यवस्था को तो ऑक्युपाइड कर ही रहे हैं, साथ ही वो हमारी सामाजिक व्यवस्था के जो ढांचा है उसको भी तबाह कर दे रहे हैं। और खास करके फिर आया जो धार्मिक कारण था, क्योंकि अंग्रेजों का एक जो निहित उद्देश्य ये था कि पूरे भारत को कन्वर्ट करना है ईसाइयत में, पूरा क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर देना है भारत को। और एक व्यक्ति ने कहा, एक स्टेटमेंट है कि हमें ईसा मसीह ने वक्त दिया है कि पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक लेकर सही समय यही है कि पूरे भारत को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कई प्रकार से व्यवस्थाएं की, और इसमें तो एक जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम था, जिसे लेस लोसी एक्ट कहा जाता था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, जिसे लेस लोसी एक्ट भी कहा जाता था। इस एक्ट में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि यदि कोई भारतीय है जो कन्वर्ट होता है क्रिश्चियनिटी में, लेस लोसी एक्ट में अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी जो भारतीय है वो कन्वर्ट होना चाहता है ईसाई में या ईसाई बनना चाहता है, तो जो उसका उत्तराधिकार में उसकी प्रॉपर्टी है उसे मिल जाएगी। आप कन्वर्ट करिए तो ऐसा नहीं है कि जो आपके फादर की जमीन है या ग्रैंडफादर की जमीन है या फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। नो, ये हम एक्ट ला रहे हैं कि आप आइए क्रिश्चियन बनिए, धार्मिक निर्योग्यता आपके ऊपर लागू नहीं होगी। क्योंकि क्या होता था, यदि कोई कन्वर्ट कर लेता था तो फिर उस कन्वर्ट किए हुए व्यक्ति को अपने फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर जब तक ये एक्ट रहेगा लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक्ट बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लेस रोसी एक्ट लाया। तो लोगों को लगा यार ये हमारे धार्मिक कारणों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं और अधिनियम ला रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा एक अधिनियम लाया गया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, कैनिंग ने लाया। क्या? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये लाया गया था कैनिंग के द्वारा। और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेज शासक जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, वह भारतीय सैनिकों को विदेशों में युद्ध के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि क्या था कि भारतीय व्यवस्था में समुद्र पार होना एक अच्छी बात नहीं थी। इससे ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति ने अपराध किया है, और भारतीय परिदृश्य में यह व्यवस्था थी कि लोगों को अपने देश की चहुर-दीवारी में ही रहना चाहिए। तो ये सामान्य सेवा अधिनियम लाया और इसमें अंग्रेजों ने व्यवस्था बना दी कि कोई व्यक्ति बाहर जाएगा, जब चाहेंगे अंग्रेज तब उनको ले जाएंगे, युद्ध करना पड़ेगा।